इससे पहले हम लोग क्लास शुरू करें, मैं आपको एक बात समझा देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो 3 सेक्शन में पढ़ेंगे। एक सेक्शन में पढ़ेंगे फिजिक्स की थ्योरीज इंपॉर्टेंट, एक सेक्शन में पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स और एक सेक्शन में पढ़ेंगे डेरिवेशन, थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल, राइट। वैसे मैंने सोचा था एक ही वीडियो बनाएंगे थ्योरी का, लेकिन अब 2 वीडियो बनाएंगे। आज वॉल्यूम 1 कंप्लीट करेंगे, अगले दिन पे वॉल्यूम 2। बहुत लंबा वीडियो रहता है, आप देखते ना। एक बात समझ लीजिए, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा वो मैथमेटिकली प्रूवन होगी, राइट। हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट जो पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने की संभावना है, 2 चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, राइट। अब ये बात मेरी क्यों ऑथेंटिक है और क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल है, पहले 2 मिनट उस पर चर्चा कर ली जाए। जैसे आप देखिए इधर, अगर आप देखो इस डिवाइस को बोलते हैं गैलेटन बोर्ड। जो आपके सामने डिवाइस है इसको बोलते हैं गैलेटन बोर्ड। एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट हैं फ्रांसिस गैलेटन, उनके ऊपर था ये। तो यहाँ पे 3000 छर्रे हैं, तो यहाँ से होल है और यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे कॉलम लगे हुए हैं जिनसे छर्रे टकराते हैं, और टकराएंगे तो इधर भी जा सकते हैं, इधर भी, कहीं भी, और फिर यहाँ पे टकराने वाले और ज़्यादा होंगे, फिर यहाँ टकराने वाले और ज़्यादा होंगे। ऐसे ऐसे करके ये छर्रा ऐसे टकरा के इधर रैंडम क्रॉस करते हुए यहाँ नीचे आएगा। अब इनमें से किस कॉलम में जाएगा ये कंप्लीटली रैंडम है, कंप्लीट रैंडम है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट कि वो छर्रा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर। लेकिन जब ये 3000 छर्रे यहाँ से टकरा के ऐसे ऐसे करते हुए ऐसे करते जाएंगे तो तुम देखोगे एक सेट पैटर्न हर बार आएगा। मतलब जो पैटर्न है वो सेट है, ये ऐसा, मतलब ज़्यादातर छर्रे इधर की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे मैथ्स है, उससे हमसे लेना देना नहीं है, हम लोग देख क्यों नहीं बताऊंगा। जरा आपको एक और इमेज दिखाते हैं, देखिए इसमें आपको पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि कैसे गैलेटन बोर्ड ने छर्रे से टकरा, यहाँ पे टकराने का 1 चांस, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3, तो रैंडम होता जाएगा। लेकिन देखो कि पैटर्न एक सेट ही आएगा, राइट। वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, अगर हो सके तो हो जाएगा, क्यों होना जाना चाहिए। देखिए इस वीडियो को समझने की कोशिश करिए। देखिए, ये देखिए, एक छर्रा कहीं भी जा सकता है, ये देखिए। तो ऐसे बहुत बड़ा सैंपल जब होता है तो ऑप्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं एक आदमी किसी जिले में सेब खाएगा कि नहीं, ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत ही रैंडम है। लेकिन अगर लार्ज सैंपल मेरे पास हो तो मैं कंप्लीटली प्रिडिक्ट कर सकता हूं कि 80% लोग खाएंगे। कौन से 80 खाएंगे हमें नहीं पता, 100 में से 80 लोग जरूर खाएंगे, राइट। तो इसी को 80-20 परेटो प्रिंसिपल दुनिया भर का आज आप लोगों ने सुना होगा नाटक, बट उसके पीछे साइंस है ये। तो अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि चैप्टर 1 में गॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने गॉस लॉ के बारे में देखा, हो सकता है गॉस लॉ ना आए, हो सकता है चैप्टर 2 भी ना आए, लेकिन जब पूरा सैंपल हम लोग पढ़ेंगे तो ये श्योर शॉट है कि उनमें से 80% चीज़ें फिट बैठेंगी एकदम प्रिसाइसली, राइट। तो गैलेटन बोर्ड आई होप आप समझ पाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी तभी लूंगा जब आप पूरे थ्योरी का सेक्शन देखेंगे, पूरा न्यूमेरिकल का सेक्शन देखेंगे, पूरा डेरिवेशन का, तो ये एकदम श्योर शॉट आपके लिए होगा। इस वीडियो को 2-4 बार घुमा फिरा के देख लीजिएगा, ठीक, विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए एक बार पहले स्क्रीन शेयर कर देते हैं, गाइज एंड ग्रिल्स, ये रही। चैप्टर 1 पे आ जाते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, राइट। देखिए, तो रिवीजन शुरू करते हैं गाइज एंड ग्रिल्स। तो सबसे पहले स्टेटमेंट है कि नेगेटिव का मास पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। याद रखना, छोटा सा घटिया ऑब्जेक्टिव बन सकता है, कौ लोग उसको भी ना कर पाए। जैसे क्लोरीन माइनस और Cl, तो Cl माइनस का मतलब क्या है, उस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। याद रखो कभी भी लिखा हो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का खेल। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन कम, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। प्रोटॉन कभी मूव नहीं करते, प्रोटॉन फिक्स होते, तो नेगेटिव का मास पॉजिटिव से ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल का मास ऑब्वियसली पॉजिटिव से ज़्यादा होगा। आई होप आप समझ पाओगे। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इस पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मैंने वही प्रॉपर्टी लिखी जिन पे सवाल बनने के चांस है। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन वर्ड आप 2 बार सुन चुके हो। पहला क्वांटाइजेशन वर्ड आपने सुना होगा चैप्टर 1 में, और दूसरा सुना होगा एटम्स में, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको याद हो बोहर्स मॉडल। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कोई चीज़ इंटीजर है। फॉर एग्जांपल जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। क्यू बराबर एनी, एन क्या चीज़ है, नंबर, 0 1 2 3 सो ऑन, राइट। तो क्यू बराबर एनी, इसका मतलब कभी भी चार्ज जो होता है वो 1.5 ई नहीं हो सकता, 7.5 ई नहीं हो सकता, 6.2 ई नहीं हो सकता, हमेशा कैसे होगा, इंटीग्रल मल्टीपल, प्लस भी और माइनस भी। यहाँ पे एक अलर्ट रखा हुआ ग्रुप, अलर्ट में लिखा हुआ है कि क्वांटाइजेशन कैन बी इग्नोर्ड एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। एनसीईआरटी में दिया है, काफी हाई पॉसिबिलिटी है सवाल पूछे जाने की कि क्या क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर सकते हैं। याद रखना यहाँ पे ये नहीं बोला गया क्वांटाइजेशन इनवैलिड है, बोला गया इग्नोर कर सकते हो। किस लेवल पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अच्छी तरह से याद रखना, क्यों, क्योंकि बड़ा सा चार्ज है 2 कूलम, तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो एकदम पिक्चर क्लियर होगी। बहुत कम टीचर ही बताते भी हैं, ज़्यादातर लोग बस काम खत्म कर देते हैं। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, स्टेटमेंट रख लेना, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज कंजर्व है कि नेट चार्ज, नेट किस तरह के सिस्टम का, आइसोलेटेड। फिर यहाँ भी एक अलर्ट लिखा हुआ है, याद रखना, नेट चार्ज कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नेट चार्ज कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी क्रिएटेड। चार्ज कंजर्व है, नेट चार्ज पार्टिकल कैन बी डिस्ट्रॉयड, यस, नेट चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, नो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बस यही पॉसिबिलिटीज़ के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है चार्ज की प्रॉपर्टीज़ में। अब बात है कूलम्स लॉ, बहुत ही घटिया है, बट फिर भी मैंने लिखा हुआ कि कुछ पॉइंट आपको जरूरी। देखिए कूलम्स लॉ सभी लोग को पता होगा कि फॉर्मूला होता है
1/4 k टाइम्स k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब कई सोच रहे होंगे सर मैंने तो एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था, एप्सिलॉन आर भी रहता है, आप लोग जो रखते हो वो वैक्यूम के लिए होता है बाय डिफॉल्ट, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू वहाँ 1 रख दी जाती है। तो एप्सिलॉन आर है क्या सर, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के से रिप्रेजेंट करते हैं चैप्टर 2 में। कंफ्यूज मत होना, ये के ये है, ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एज यूजुअल फिजिक्स सिंबल कम फॉर्मूले ज़्यादा, आई होप आप समझ पाए होगे ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे चर्चा करूँ कि कूलम्स लॉ तो गुरु वेक्टर फॉर्म है, फोर्स वेक्टर है, तो अब इसलिए इसके साथ हमें वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन लेफ्ट में वेक्टर लिख दिया तो राइट में वेक्टर लिखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग वहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देते हैं। तो बात समझे रहिएगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिख देना। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उससे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वैसे यहाँ सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी है, बट फिर भी मैंने कुछ एम्फोसाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। फिर से देखिए, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, वो ढंग से देखिए। दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड R, दिस इज कॉल्ड R2। तो R अगर आप समझो तो R1 प्लस R क्या वो R2 के बराबर होगा, डेफिनेटली। फिर से देखो R1 टेल टू हेड और टेल टू हेड, तो R1 प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा R2। हमें किस में इंटरेस्ट है, दोनों चार्ज के बीच की दूरी में R में, तो हमने R निकाल लिया R2 माइनस R1। अब देखो कूलम्स लॉ हमें पता ही ऑलरेडी, बताओ मुझे क्या होता है, ये देखो k q1 q2 बाई मॉड आर स्क्वायर, यानी दोनों के बीच की दूरी, और यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मॉड आर की पावर 2 मॉड आर की पावर 1 पावर कितनी हो जाएगी गुरु 3। तुम बेटे नीचे आ जाओ जरा सा, 3 और फिर आर की वैल्यू रख दी। तो ये अजीब सा लोग देख के डर जाते हैं, आता है एक्सप्रेशन लिखने के लिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, राइट। आई होप क्लियर होगा। देखो बार बार रिपीट नहीं कर पा रहे हम एज यूजुअल, क्योंकि हमें टाइम कम रखना है और वीडियो की लेंथ में बहुत सारे कंटेंट कवर करने हैं। अब आता है फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक सवाल आना तय है इस पर, तो बहुत होश से बुद्धि से समझ लेना। पहला पॉइंट होगा डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। देखो ज़्यादातर टीचर प्रॉपर्टी बताते हैं, बड़ी ये चर्चा नहीं करते, क्यों, तो रटना तो है कि क्लोज लूप नहीं बनाते। रीजन पूछेंगे तो रीजन लिखोगे कंजर्वेटिव फील्ड है। ऑब्वियसली रियली वेरी सॉरी यार, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे ऐसा क्यों, क्योंकि टाइम कम है। तो याद रखो ये क्लोज लूप नहीं बनाते हैं ये, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड होती है, ठीक। दूसरा देखो, फिर लिखा हुआ फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस लूप बनाती है। वैसे मैंने इसका अलग एग्जांपल क्लास में बताया, बट एनीवेज अगर मैं आपसे पूछूं एक चार्ज है और इस चार्ज को यहाँ पे फेंक दे, तो ऑब्वियसली चार्ज ऐसे यहाँ आएगा और फिर बीच में गायब हो गया, यहाँ से तो आएगा नहीं, जंप तो करता नहीं है, वो तो लगातार स्मूथली मूव करता है। इसका मतलब चार्ज कंटिन्यूअसली मूव करता है। इमेजिन करो चार्ज यहाँ से रिलीज कर दे, ऐसे नीचे जाए ऊपर जाए कहीं भी जाएगा तो कंटिन्यूअस ना, बीच में गायब तो नहीं जाएगा ना जंप करता है। इसका मतलब चार्ज कैसा मूव करता है, कंटिन्यूअसली, और जंप नहीं करता, इसलिए फील्ड लाइन को भी कैसा होना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। अगला देखो, पता होगा बहुत ही अनयूजुअल प्रॉपर्टी है, बहुत ही ओवर रेटेड है, कि टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ नेट फील्ड। नेट फील्ड इसका मतलब दो लाइनें कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कट कर सकती, इधर देखो, मान लो कट कर दी तो अब इसलिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितने टेंजेंट होंगे, दो, यानी दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक। एनीवेज अगला देखिए, फील्ड लाइन के हमेशा ही क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। क्यों परपेंडिकुलर रहेगा, ये भी रीजन समझ लो। देखो जब मैंने रीजनिंग लिख दी, मैं जल्दी समझा दे रहा हूँ। लेट्स से ये कंडक्टर है, पैराडॉक्सिली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है और ये फील्ड लाइन है, और मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल बना रहा थीटा, तो बताओ इधर की तरफ क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा, ई साइन थीटा, राइट। अब बताओ अगर इधर की तरफ ई साइन थीटा गया, क्या ये चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, डेफिनेटली। जैसे चार्जेस पे फोर्स लगाएगा, चार्जेस रुके नहीं रहेंगे, क्या करने लगेंगे, मूव। और अगर मूव करने लगे, इसका मतलब वहाँ पे कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा, झिल नहीं रहा होगा। ऐसे सोचो ये कंडक्टर है, इस पे फील्ड लाइन अगर कंडक्ट 90 डिग्री ना ऐसे हो, तो कोई फोर्स इन इलेक्ट्रॉनों पे लगेगा तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस कंडक्टर पे रखे रखा है इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। वैसे मैंने लिख भी दिया, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो रट लेना, काम चल जाएगा। आगे देखो, फिर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द कंडक्टर। मैंने हाईलाइट क्यों किया इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि याद रखो कई लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। अगर कभी सवाल आ गया कि एक तार है जिसमें बैटरी लगी हुई है, एक तार है जिसमें क्या लगी हुई है, बैटरी, और अगर बैटरी लगी है तो उसमें करंट फ्लो होगा। तो जैसे करंट फ्लो होगा तो वो स्टैटिक कंडीशन नहीं है, वो कैसी कंडीशन होगी, डायनेमिक। तो अब ये बात वैलिड नहीं होगी। तो अच्छी तरह समझ लेने कि हर जगह फील्ड जीरो होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। रीजनिंग मैंने लिखा हुआ है कि जीरो इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही आप लोग बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ताकि बाहर की फील्ड को क्या कर दें, कैंसिल। काइंड ऑफ आर्मी है ये, एक हाइपोथेटिकल आर्मी समझो, कि जैसे ही बाहर से अटैक होता है अपने आप को इस तरह से रीअरेंज कर लेते हैं कि अच्छा उधर से ज़्यादा अटैक हो रहा तो उधर ज़्यादा सुलझा जाओ, इधर से कम अटैक हो रहा है इधर कम सुलझा जाओ। तो उस तरह से अपने आप को रीअरेंज करते हैं ताकि बाहर के दुश्मन को क्या कर दें, कैंसिल कर दे, राइट। फिर अगला देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आते हैं इस पर जो मैंने डायग्राम ऐड करें। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, वो कहेंगे एक पॉजिटिव चार्ज है और डायग्राम नहीं दिया रहेगा, बना रहेगा, और एक शीट ऑफ कंडक्टर है, कहेंगे फील्ड लाइन ड्रॉ करो। ये पॉजिटिव है तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, तो इधर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड जाती है, तुम लोग कहोगे व्हाट द रॉकेट साइन। रॉकेट साइंस क्या है, इस डायग्राम को देखो तो समझ में आएगा। देखो रॉकेट साइंस गुरु ये है कि इस डायग्राम को देखो ढंग से बनाया गया। तुम कहोगे इसमें डिजाइन क्या है, डिजाइन इसलिए बनाएगी क्योंकि हमको पता है कंडक्टर से फील्ड कितने डिग्री पे होनी चाहिए, 90।
तो 90 करने के लिए थोड़ी सी डिज़ाइन है, समझे कि नहीं? तो ये होश से बना लेना, सवाल है इस पर 2-3 बार आया है, मैं फिर से कह रहा हूँ। ये 2 प्लेन शीट कहेंगे या बोल देंगे कैपेसिटर, वो बोल सकते हैं 2 प्लेन शीट हैं, एक पे प्लस चार्ज एक पे माइनस, दोनों के बीच में फील्ड कैसी है? पैरेलल। इसका मतलब कैपेसिटर के बीच की फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट। याद रखिएगा। अगला देखो, इस तरह के घटिया सवाल आ सकते हैं। देखो कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है। अब पता वो कहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड कैन नॉट एग्जिस्ट। तो मैं एक और बना दे रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे बताओ क्या ये फील्ड एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं। क्यों? आल्दो बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये देखो 90 नहीं बना रही। क्या नहीं बना रही? 90। तो ऐसे सवाल आ सकते हैं कि कौन ऐसे बना देंगे डायग्राम, ए ऐसे, फिर पूछ लेंगे 1, ये 1 है मान लो, ये 2 है मेरा वाला ड्रॉ, ये 3 है, ये 4 है। पूछेंगे कौन कौन सा है? नहीं हो सकता। 3 तो कभी नहीं हो सकता, कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होती है, क्योंकि दुश्मन की आर्मी होगी, अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे, बाहर को क्या कर देंगे? समाप्त। 2 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 90 पे नहीं है। 90 वाला मैंने बताया था, अगर कोई कंपोनेंट आ गया तो फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब। आई होप आप समझ पाए होंगे। इस पे सवाल है गुरु, मैं फिर से कह रहा हूँ, राइट? आगे देखो, घटिया घटिया चीज़ें हैं। डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का मतलब होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और डाइपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। हम लोग डाइपोल मूवमेंट फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो याद रखो टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब देखो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब तुम कहोगे सब डेरिवेशन क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है, डेरिवेशन का अलग हम लोग कवर करेंगे। जब देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ये जो पोजीशन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं इक्वाटोरियल। क्या बोलते हैं? इक्वाटोरियल, जो बीच से निकलती, ठीक। अगर उसी लाइन के अलॉन्ग हो तो उसे बोलेंगे एक्सियल। क्या बोलेंगे? एक्सियल, एक्सिस के अलॉन्ग। फॉर्मूला होता है माइनस KP/r3, रटो पहले, और 2 KP/r3। एक्सियल में 2 KP/r3, इक्वाटोरियल में माइनस KP/r3। अब मुद्दा ये आर कहाँ से लेते हैं? ये आर लेते हैं सेंटर से। ये देखो, ये यहाँ पे आर सेंटर से लिया, यहाँ भी देखो आर सेंटर से लिया। इसको अच्छी तरह समझ लेना, जब डेरिवेशन करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, थिंग्स विल बी रियली स्मूथ, है ना? अब देखो आगे, तो अगर हम डिवाइड करें तो ट्वाइस है, ठीक। ये माइनस से प्लस क्यों आ रहा बता देंगे। देखो टॉर्क किसी डाइपोल पे होता है PE sin थीटा। टॉर्क अभी दोबारा देखेंगे चैप्टर 4 में, जहाँ होगा MB sin थीटा। थीटा बराबर 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होता है। अगर थीटा 180 रख दो तो अनस्टेबल। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर दबा के सवाल पूछे गए हैं, अच्छी तरह समझे रहना। इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल अगर पैरेलल है, डाइपोल मूवमेंट, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर एंटी पैरेलल तो कैसा होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी डेफिनेशन गुरु बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग रट लेते हैं डेफिनेशन यहाँ पे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू, नॉर्मली थ्रू, मतलब 90 डिग्री पे पास हो उस एरिया से। तो डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई, तो डेफिनेशन रट लेना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब फ्लक्स का फॉर्मूला जो कि मेरा रटा होना चाहिए। 2 फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, एक लिखा हुआ E.A, एक लिखा हुआ है EA cos थीटा, थीटा पता ही होगा आप लोग को स्केलर में, और एक लिखा हुआ E.A इंटीग्रेशन के साथ। आपको लग रहा होगा कौन सा फॉर्मूला? देखो दोनों ही फॉर्मूले फ्लक्स के हैं, लेकिन मुद्दा ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? वेरिएबल, इसीलिए इंटीग्रेशन किया गया, ठीक। दोनों का एक ही मतलब है। अब एक बात समझना, गॉस थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिखा नहीं है, मैं लिख दूंगा, बस याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट सभी लोग को आई होप याद होगा। फाई ई बराबर, अगर आप देखो बहुत ढंग से देखो, अगर आप, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, देखो इसको देखो, तो अभी तो देखा ये फ्लक्स ही तो लिखा हुआ, DA लिख दो, DS लिख दो, फ्लक्स ही लिखा हुआ, और ये इंटीग्रेशन है तो टोटल फ्लक्स है, ठीक। लेकिन जो पहिया चढ़ा हुआ ये गोल वाले का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। कैसा सरफेस? क्लोज्ड। और वो किसके बराबर होगा? Q/ε0, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई ε0, राइट। अब देखो इसको बहुत ढंग से समझना, ये जो चार्ज है ये केवल इनसाइड चार्ज है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द चार्जेस। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लड़कों के लिए। देखो इधर Q1 माइनस Q2 Q3 Q4, तो अगर फील्ड पूछी जाए तो सबके वजह से अंदर बाहर कहीं भी हो, लेकिन जो चार्ज है ये केवल केवल कौन सा होगा? अंदर, ठीक। एक देखो, एक और बढ़िया सवाल दिल्ली CBSE में पूछा गया, जैसे देखिए इधर दिल्ली CBSE में पूछा गया कि जो नेट फ्लक्स होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? लड़कों ने लगा दिया नेट चार्ज पे। नेट चार्ज के साथ मीडियम पे भी डिपेंड करता है, तो नेट फ्लक्स इन अ गॉस लॉ इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स? 2 पैरामीटर्स, नेट चार्ज एज वेल एज मीडियम, ठीक। तो आई होप आप समझ पाए होगे कि बेसिकली गॉस थ्योरम में भी फ्लक्स निकाल रहे हैं क्लोज्ड सरफेस के लिए, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इंटरनल चार्ज, एक्सटर्नल, सब तरह के चार्जेस की वजह से होती है। सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो चैप्टर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इधर अगर आप ढंग से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन V एंड E, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या होता है? वो रिलेशन ये होता है E बराबर माइनस dV/dr। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, E बराबर माइनस dV/dr। V क्या चीज़ है? पोटेंशियल। E क्या चीज़ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। dV/dr का मतलब क्या होता है? चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। लेकिन ये समझ में नहीं आता, उसको देसी भाषा में मैंने लिखा हुआ है, फील्ड के अलॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जिधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज। चलो देखते हैं कैसे। और परपेंडिकुलर सेम रहेगा, जैसे ये देखो A B C D। तो अगर मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं
फील्ड के परपेंडिकुलर ये ए सी डी तीनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। ए और बी का क्या रहेगा, अलग अलग। और फील्ड के लॉन्ग पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसका मतलब ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का क्या होगा, कम। तो देखो ए सी डी सेम है और बी से क्या है, ज़्यादा। आई होप आप समझ पाओगे, इस पर न्यूमेरिकल आपको दिखाई देगा। ठीक, आगे देखिए। बहुत ज़रूरी है गुरु इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये मान लो कि सवाल आपको दिखेगा जरूर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे दिखेगा गॉड नोस, बट एनीवेज। तो उसकी डेफिनेशन पूछते हैं तो पहली बात तो यहीं से डेफिनेशन तोड़ो। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ऐसा कोई भी सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो उसे क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल। ठीक। अच्छा, एक बात मैं और बोल दे रहा हूँ, पिछले आप देखोगे बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करी, उनकी फैंसी डेफिनेशन लिखी। फैंसी डेफिनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस वर्ड क्लियर हो और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। ठीक, तो इक्वी पोटेंशियल है तो आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, मैं मुझे लिख देना चाहिए, बट एनीवेज डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी। अब बताओ मुझे, अगर इक्वी पोटेंशियल है तो पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कोई भी चार्ज मूव करोगे तो वर्क डन कितना रहेगा, जीरो। इन क्या लिखा है मैंने, क्लोज इन स्ट्रॉन्ग फील्ड। अच्छा हाँ, अगर जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे वो पास पास होंगे, इक्वी पोटेंशियल पास पास होंगे। इसको भी बहुत आसानी से समझ सकते हो। इधर देखो, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। मुझे बताओ, अगर ई बहुत भयानक है तो ऑब्वियसली डी आर यानी दोनों के बीच का, दो पोटेंशियल के बीच का सेपरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम। वही कहानी लिखी हुई है, राइट। तो अब देखो, जो बनाने के लिए डायग्राम आता है बहुत अच्छी तरह समझ लेना, एनसीईआरटी से मैंने कॉपी किया इसको। अगर डाइपोल है तो उसका ये होगा इक्वी पोटेंशियल, दो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इक्वी पोटेंशियल ये होगा। सर बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये कोई कंसेंट्रिक स्फीयर नहीं है, नॉन कंसेंट्रिक है, ये भी नॉन कंसेंट्रिक है। तो प्लीज इसको रटना है आपको, बना बना के प्रैक्टिस करनी है, सवाल आएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, आगे देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे, प्लेन। कैसे होंगे, प्लेन। अब सुनो, मैं आपसे अगर आपसे पूछूं, मैंने जानबूझ के यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, मगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे पोटेंशियल जो भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम इक्वी पोटेंशियल। सबका क्या रहेगा, सेम इक्वी पोटेंशियल। सबका क्या रहेगा, सेम। क्या 1 और 2 का सेम होगा, नहीं। फील्ड के अलोंग पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप। तो 1 का पोटेंशियल ज्यादा होगा, 2 का क्या रहेगा, कम। आगे देखिए, पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। तो प्लीज इसमें रट लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का, डाइपोल का और प्लस प्लस का। बहुत हाई पॉसिबिलिटी है गुरु की सवाल आएगा। और याद रखना, ये लोग भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखिए, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन द फील्ड। किसी भी कंडक्टर पे नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, नेट एक्सेस चार्ज मुझे लिखना चाहिए था, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर कितना रहेगा, जीरो। कोई भी एक्सेस चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, आउटसाइड। कैसे प्रूफ करते हैं, इधर दिए एनसीईआरटी में दिया हुआ, कभी कह सकते हैं प्रूफ करने के लिए। देखो, पैराडॉक्सिली प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस पे आपने टोटल चार्ज Q दे दिया, ठीक। तो अंदर कितना बाहर कितना मान लिया हमने, Q2, अंदर कितना मान लिया, Q1। अगर एनसीईआरटी सही है तो Q1 शुड बी जीरो, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अंदर कोई चार्ज नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर मैं सही हूं तो Q1 शुड नॉट बी जीरो, लेट्स सी। तो अगर आप देखो तो ये टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2। अब आ जाता है गॉसियन सरफेस, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस मान ली, तो इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। पर याद करो चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी देखा, कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी होती है, जीरो। अगर ये जीरो हो गया गुरु तो Q1 भी क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे Q1 जीरो रखोगे तो Q किसके बराबर हो गया, Q2। यानी मेरे भाइयों बहनों, सारा चार्ज बाहर एग्जिस्ट करेगा, कोई भी चार्ज अंदर नहीं रहेगा। फिर देखो, किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल पूरा क्या रहता है, कांस्टेंट। कोई भी कंडक्टर अगर ले लोगे तो उस पर पोटेंशियल हर जगह क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब अगर मैं आपसे ताला दिखाऊं तो कहीं यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल, हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रूफ पूछते हैं, रीजन बड़ा इजी है, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। मैं इतना मैथ मानता हूँ कि आपको पता चल गया। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, किसी भी चीज़ अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अंदर, ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन जीरो है, यानी पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट। अब देखो, एक डायग्राम मैंने ऐड किया है कि अगर एक दांत है, मान लो ये दांत है, ऐसा घटिया दांत कैसा होगा, बट एनीवेज मान लो ये दांत है। इस दांत के अंदर एक छोटा सा होल हो जाता है, उसे बोलते हैं कैविटी। तो इस कंडक्टर के अंदर छोटा सा होल है, इसे क्या बोल रहे हैं, कैविटी। कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब इसका यूज़ क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एक सेंसिटिव डिवाइस है, लेट्स से मेरे पास एक सेंसिटिव डिवाइस है ये। इस सेंसिटिव डिवाइस में इलेक्ट्रिक फील्ड में गड़बड़ हो सकता है, तो मैं एक बॉक्स बनाऊंगा, उसके अंदर कैविटी बनाऊंगा, उसके अंदर सेंसिटिव डिवाइस रख दूंगा, क्योंकि वहाँ फील्ड पहुँच नहीं सकती, तो उसको सेव करते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है फैराडे केज। फैराडे केज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है, जीरो। तो लोगों को बिजली यहाँ से गिरती रहती है, आपने वीडियो वगैरह देखे होंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो ये हो गया आपका चैप्टर 2। आई होप आप समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसमें सबसे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की दो फॉर्म होती है, एक होता है स्केलर फॉर्म, एक होता है वेक्टर फॉर्म। जो सामने लिखा हुआ है स्केलर फॉर्म, V बराबर आई आर, सब लोग जानते होंगे। इसमें एक चीज जैसे न्यूमेरिकल बनता है तो V वर्सेस I का ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। कोई भी डिवाइस ओमिक तब कहलाएगी जब वो स्ट्रेट लाइन हो। इतना ही कई बालक जानते हैं, दिस इज नॉट एन हाई स्कूल गाइज एंड गर्ल्स। ये ओम्स लॉ नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ओरिजिन से नहीं पास हो रहा। ये ओम्स लॉ नहीं होगा कि स्ट्रेट नहीं है, ओरिजिन से पास हो रहा है। स्ट्रेट भी होना चाहिए, ओरिजिन से पास भी होना चाहिए।
v वर्सेस i का स्लोप क्या देगा r, i वर्सेस v का स्लोप क्या देगा 1/r। रटे रहना, इसको न्यूमेरिकल में यूज करेंगे हम लोग। फिर r बराबर क्या होता है रो l/a, घटिया फॉर्मूला। रो को सभी लोग जानते होंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रो किस बात पे डिपेंड करता है, केवल और केवल मटेरियल और टेम्परेचर पे। अच्छा मत खाना, रो l और a पे डिपेंड नहीं करता, उस पर कौन डिपेंड करता है r। रो मटेरियल की प्रॉपर्टी। अब फॉर्मूला होता है रो का, जो कि हम लोग डेरिवेशन, अच्छा आपके मन में आ रहा होगा सर डेरिवेशन नहीं करा, मैंने कहा है थ्योरी का वीडियो है, डेरिवेशन वगैरह अलग देखेंगे। देखो इधर रो बराबर फॉर्मूला होता है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, रो बराबर फॉर्मूला होता है m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक, अब आगे देखो, रो कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए, एलॉय के लिए। टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर्स में घटेगा, और एलॉयस में लगभग कांस्टेंट होगा। ठीक, इस ग्राफ पे कई बार सवाल आए हैं कि ग्राफ ड्रॉ करिए रजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए टेम्परेचर के साथ, रजिस्टिविटी सेमी कंडक्टर्स के लिए, एलॉय के लिए। तो प्लीज़ इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक, रट लीजिएगा। फिर आता है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसका डेरिवेशन भी आता है, शायद इंपॉर्टेंट होगा तो हम लोग देख लेंगे। जे बराबर सिग्मा ई, रटे रहना, जे बराबर सिग्मा ई। जे क्या है, करंट डेंसिटी, जे क्या है, करंट डेंसिटी, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या है। अभी तुम सोचोगे पिछले चैप्टर में तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था, फिजिक्स एंड फिजिसिस्ट, सिंबल कम है फॉर्मूले ज़्यादा है। तो सिग्मा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब देखो नॉन ओमिक मैंने बता ही दिया क्या है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो पता नहीं सांस क्यों फूल ली, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो ये सब नौटंकी है, फैंसी डेफिनेशन, ये सब रटने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को रटो। वी डी बराबर माइनस ई टाउ बाई एम। अब इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमको समझ लेनी चाहिए, वो ये है गुरु कि ये जो लिखा हुआ ड्रिफ्ट एक एक्सेलरेटेड वेलोसिटी नहीं है, ये कैसी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ई बाई टाउ, ई एम बाई टाउ। अब देखो माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे होंगे, अगेंस्ट। तो क्या लिखोगे, इट इज एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, फैंसी डेफिनेशन रटने की जरूरत ही नहीं, बट लिख दिया कि इनकेस आप लैंग्वेज ना समझ पाओ। ठीक, तो ये फॉर्मूला रट लीजिएगा। अब देखो टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। होपिंग आप समझ पा रहे होगे। आगे देखो, अगर पूछा जाए रिलेशन बिटवीन आई एन वी डी, तो आपको रटा ही होगा, आई बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी, आई बराबर क्या होता है एन ई ए वी डी। अगला देखो किरचॉफ के लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लेना। किरचॉफ के लॉ, पहला लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बेस्ड होता है। रटना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस पे सवाल हम लोग देखेंगे जब न्यूमेरिकल देखेंगे, अभी मैं आपको बस थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। तो देखो इधर ए इनकमिंग, तो ये ए आउटगोइंग, तो ये इसका ना टोटल करंट का समीशन क्या रहेगा किसी भी पॉइंट पे, जीरो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पोटेंशियल का वो क्या रहता है, समीशन जीरो। न्यूमेरिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किरचॉफ बहुत ईजी होता है, पता नहीं लोग क्यों हवा बना रहे थे। तो एनीवेज चैप्टर 3 खत्म हो, कई लोग सोच रहे होंगे क्या ये तो कुछ नहीं बताया, व्हीट स्टोन ब्रिज भी नहीं बताया, क्या कर रहे हैं ये। मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख रहे हैं थ्योरेटिकल पार्ट से, डेरिवेशन भी इसमें होंगे, न्यूमेरिकल भी इसमें होंगे, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आपको तीनों सेक्शन देखना पड़ेगा, राइट। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका चैप्टर 4, राइट। तो चैप्टर 4 को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपसे लिखने के लिए पूछी जा सकती हैं, जो कि हैं ऑब्वियसली बियो-सेवर्ट लॉ। बियो-सेवर्ट लॉ को समझ लो, इसका एक स्केलर फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म है, दोनों फॉर्म देखने। एक वायर है, इस वायर के छोटे से हिस्से की वजह से, अच्छी तरह समझ लेना, पूरे कंप्लीट वायर की वजह से नहीं, उस वायर के छोटे से हिस्से की वजह से अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। कुछ किताबों में करंट एलिमेंट डीएल लिखा रहता है, कुछ जगह आइडियल रहता है। मेरे हिसाब से आइडियल होना चाहिए, जब करंट ही नहीं तो करंट एलिमेंट कैसा। तो आइडियल जो करंट एलिमेंट होगा उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, पूरे वायर की वजह से नहीं, वायर के छोटे से हिस्से की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो बियो-सेवर्ट लॉ से निकालते हैं हम लोग, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डीएल क्रॉस आर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं, अभी टाइम नहीं बता नहीं सकते। अगला आता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, इसको रटना है आपको। एम्पियर सर्कुलर लॉ बेसिकली गॉस लॉ की तरह है, अगर आपको गॉस लॉ याद रहेगी तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। देखो इधर इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्या लिखा था हम लोगों ने, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। हम सभी लोग को पता होगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को हर जगह क्या लिखते हैं, म्यू नॉट। तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख दिया, म्यू नॉट। अब बताओ वहाँ पे चार्ज रेस्ट में था, यहाँ पे करंट की बात चल रही है, क्योंकि मैग्नेट बनता ही कब है, करंट से, और करंट में चार्ज कैसे होते हैं, मोशन में। तो अब इसलिए चार्ज मोशन में होगी तो क्या बन जाएगी, करंट। राइट हैंड साइड मैच कर गई, ई की जगह क्या लिख दोगे, बी, और डी एस की जगह क्या लिख दोगे, डी एल। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट आई इन एम्पियर सर्कुलर लॉ, ACL, राइट। अब देखिए आगे, अब इस पे डेरिवेशन भी है, वो हम लोग देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है बगल में, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट। दो फोर्सेस, दो वायर के बीच में फोर्स क्या होता है, दो वायर के बीच में फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन। अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो रिपल्सन, ओ सॉरी अट्रैक्शन, अगर अपोजिट है तो रिपल्सन। इसको रटने के लिए सोच लो उल्टा, प्लस प्लस चार्ज क्या करते थे, रिपल, सेम चार्ज क्या कर रहे थे, रिपल, अपोजिट चार्ज क्या कर रहे थे, ट्रैक्ट। यहाँ उल्टा हो रहा, सेम चार्ज सेम करंट, ये देखो सेम डायरेक्शन में करंट है तो क्या कर रहे हैं, ट्रैक्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में करंट से क्या कर रहे हैं, रिपल। तो थोड़ा अच्छे से समझ लेना, इस फॉर्मूले को याद कर लो। एफ बाई एल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। इसको निकालेंगे भी, आपके मन में आ रहा होगा कोई डेरिवेशन नहीं बता रहे, ये नहीं बता रहे, वो नहीं बता रहे, केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं।
मैंने फिर से कहा, तो म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr, ठीक, अच्छे से रटे रहिएगा। अब यहीं से 1 एम्पियर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आई है और इस बार जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर दिया उसमें भी है, तो उसको पहले 1 एम्पियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो इधर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है, देखो फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πr। अब एक बात समझो, मुझे ये 1 एम्पियर चाहिए तो यहाँ 1 रख दो, या एक काम करो I1 I2 सेम मान लो, तो आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, F इंटू 2πr अपॉन म्यू नॉट, राइट। तो अब बताओ, हम लोगों को सभी लोग को रटे होगा कि म्यू नॉट बाई 4π की वैल्यू कितनी होती है, आपको रटा ही होगा, तो उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, म्यू नॉट बाई 2π को, फोर्स को 1 रख दो, आर को भी 1 रख दो, ठीक। तो जब सब वैल्यू रख दोगे ये सब 1 हो जाएंगे, आई स्क्वायर 1 है तो अब इसलिए आई भी क्या हो जाएगा 1। तो ऐसी फैंसी से डेफिनेशन बन जाती है, उसको हमें रटने की जरूरत नहीं, हमें बस इतना समझना है, हमें आई को 1 बनाना है। तो देखो इधर मैं दिखा देता हूँ यहीं कहीं, ये देखो 1 एम्पियर इज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट। अरे यार 1 एम्पियर की करंट है, स्टेडी क्या नाटक है। विच ऑन द फॉलोइंग 2 पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, 2 इनफाइनाइट वायर भी लिख सकते हो। नेग्लिजिबल क्रॉस, ऑब्वियसली इनफाइनाइट है तो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन, वैक्यूम में, ठीक है, एक डिस्टेंस 1 मीटर, याद है R1 रखा था, प्रोड्यूसेस 2 इंटू 10⁻⁷। अगर आपको याद हो तो म्यू नॉट बाई 4π की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁷, राइट, इतना होता है। अब हमें म्यू नॉट बाई 2π चाहिए तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी ये, तो ठीक। तो कोई अगर बालक इसको रट रहा है तो मेरे हिसाब से मूर्ख है वो, ठीक। आगे देखिए, अगली चीज देखते हैं जल्दी से। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, वैसे भी म्यू नॉट NI अच्छी तरह से रटना है। ये आइडियल सोलेनॉइड होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सोलेनॉइड? आइडियल सोलेनॉइड की एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड शुड बी मच ग्रेटर देन R। उल्टा लिख दिया है मैंने, प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, उल्टा होगा। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड शुड बी मच ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड, ठीक। आगे देखिए, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, कांस्टेंट, इसे बोलते हैं आइडियल सोलेनॉइड। एनसीईआरटी में अक्सर लिखा रहेगा लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग, ठीक। फिर आता है टॉर्क ना करंट कैरिंग कॉइल, अच्छी तरह से रट लो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB sin थीटा, रट लो, इसको डेरिवेशन भी देखेंगे भी, NIAB sin थीटा। इस NIA को हम लोग बोलते हैं M, मैग्नेटिक मूवमेंट, तो MB sin थीटा। तो MB sin थीटा क्या लिख सकते हैं, M क्रॉस B। इसको कुछ रिलेट हो रहा होगा। टॉर्क याद करो क्या था, PE sin थीटा, याद आया। तो P की जगह क्या लिख दिया, M। P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, M क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जनरली डाइपोल वर्ड यूज नहीं करते, मैग्नेटिक मूवमेंट करते हैं। E की जगह B लिख दिया और sin थीटा सेम है। M क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि NIA है, ठीक। अब सुनिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है, केस बेस भी। चलो देखते हैं, सुनो, इसको पहले समझ लो। पहले तुम्हें एक इमेज दिखाते हैं, काम करते हैं। अब मैं इतना मान रहा हूँ प्रैक्टिकल हो गया स्कूलों में, ठीक है, तो आपको आई होप आइडिया होगा कि गैल्वेनोमीटर क्या है। अब गैल्वेनोमीटर ही नहीं आता तो जहिले हो तो कोई कुछ मदद भी नहीं कर सकते, गैल्वेनोमीटर क्या है, ठीक। तो गैल्वेनोमीटर अगर समझ पाओ कि क्या है, तो ये जो आपके सामने बला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनोमीटर, ठीक। इसको ठीक देखा ही होगा आपने। अब होता क्या है इसके अंदर, अगर थोड़ा सा जूम किया जाए, देखिए बेसिकली एक कॉइल होती है, ये इस कॉइल में हम लोग पास करते हैं करंट। अब कॉमन सेंस रटो नहीं, कॉमन सेंस, लैब में गया उसमें करंट पास करी, जिस कॉइल से करंट पास होगी ये एक एल्युमिनियम फ्रेम पे, कॉइल किस पे लपेटोगे, एल्युमिनियम फ्रेम पे। अभी क्यों एल्युमिनियम फ्रेम, उसका भी रीजन है। एल्युमिनियम फ्रेम पे और एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट रहता है, सॉलिड रहता है बेसिकली। अगर मैं बनाऊँ एनसीईआरटी में बना हुआ टॉप व्यू, सॉलिड मैग्नेट रहता है और इसके ऊपर ऐसे कॉइल लपेटी, मेरी घटिया आर्ट है तो अपने अकॉर्डिंग समझ लीजिए, ठीक। अब इसके बाद जैसे इसमें करंट पास करोगे, पूरा सबको पता ही होगा कि तार में करंट पास करते तो क्या बन जाता है, मैग्नेट। क्या बन जाता है, मैग्नेट। तो मुझे बताओ, जैसे तार में करंट पास करो क्या बन जाएगा, मैग्नेट। जैसे ही मैग्नेट बनेगा, तुमने बाहर भी मैग्नेट लगाए हुए हैं, दो मैग्नेट में क्या लगता है, फोर्स। फिर से इस पर तुमने करंट पास किया, ये कॉइल है, इसमें करंट पास किया, ये क्या बन गया, मैग्नेट। बाहर भी मैग्नेट में क्या लगेगा, फोर्स, और फोर्स की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क। सिंपल। तो इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे इसका प्रिंसिपल क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल को हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क। सिंपल है। फिर से करंट पास किया, मैग्नेट बन गया, मैग्नेट से क्या लगेगा, टॉर्क, फोर्स, और फोर्स से क्या लगेगा, टॉर्क। आई होप आप समझ पा रहे होगे, ठीक। अब जब इस पर टॉर्क लगेगा तो अब इसलिए ये कॉइल भी क्या होगी, ट्विस्ट होगी, और जैसे ट्विस्ट होगी तो वो भी क्या होगा, ट्विस्ट। अब एक आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जैसे 1 एम्पियर करंट पास करते हो तो कॉइल ट्विस्ट होती है लेकिन जाकर रुक जाती है ना। जरा सोच के देखो रुक कैसे जा रही है, उसको तो बढ़ते चले जाना चाहिए। इसका मतलब अंदर भी एक अपोजिट स्प्रिंग लगी होगी, ट्विस्टिंग। जैसे तुम इसको करोगे ट्विस्ट हो जाएगी, इसको रोकेगी, ठीक। इसको नहीं समझ पाया, समझो कि कुछ कैफे के दरवाजे देखोगे आपने, ऐसे खुलते हैं और छोड़ देते हो तो अपने आप बंद हो जाता है। ज़्यादा ताकत लगाते हो तो ज़्यादा दूर तक जाता है, फिर तो छोड़ते हो बंद हो जाता है। इसका मतलब जब ताकत लगा रहे हो तो अंदर एक स्प्रिंग होगी जो एनर्जी क्या कर ले रही, स्टोर। जैसे स्प्रिंग को खींचते हो, छोड़ते हो, अपने आप आती, राइट। ऐसे कुछ स्प्रिंग ट्विस्ट वाली होती है, उनको आपने ऐसे धक्का दिया, गेट में अंदर एनर्जी स्टोर हुई और छोड़ा तो वापस रिलीज हो गई। वही यहाँ भी हो रहा है, आपने करंट 1 एम्पियर पास किया, इतना मुड़ी बाहर वाली सुई, आपका टॉर्क एक्सटर्नल अप्लाइड,
और अंदर स्प्रिंग क्या होगी, ट्विस्ट होगी। जैसे रिलीज करोगे, करंट जीरो करोगे, वो स्प्रिंग इसको वापस ले आएगी जीरो पे, राइट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। वो स्प्रिंग जो होती है उसको बोलते हैं हेयर स्प्रिंग। ये स्प्रिंग नहीं, उसका नाम होता है हेयर स्प्रिंग। उसका मटेरियल होता है फॉस्फर ब्रांच, बता भी देंगे क्यों होगा, बट फिलहाल रटे रहो कि उस मटेरियल को बोलते हैं फॉस्फर ब्रांच, राइट। हेयर स्प्रिंग बोलते हैं। और जो फ्रेम होता है वो किस चीज़ का होता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम होता है। अब मुद्दा आता है अगली चीज़ पर, टॉर्क का फॉर्मूला तो होता है NIAB साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है NIAB साइन थीटा। अब मुद्दा ये है कि जो थीटा है वो टॉर्क को चेंज कर देगा। हमें टॉर्क चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 90 हो जाए, साइन 91 होता है। और हमें टॉर्क कैसा चाहिए, कांस्टेंट। हर जगह टॉर्क कैसा रहना चाहिए, सेम, क्योंकि अलग अलग एंगल पे टॉर्क चेंज होगा, जो कि गड़बड़ चीज़ है, राइट। तो एनीवेज आई होप आप समझ पा रहे होगे कि क्या 3-5 है। देखिए अब जल्दी देख लेते, पूरी कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एक्सप्लेन प्रिंसिपल, अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। इतना ही लिख दो कि फैंसी लैंग्वेज यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। टॉर्क अप्लाइड किसके बराबर होगा, टाउ रेस्ट के। रेस्ट नहीं है, रीस्टोरिंग है। अप्लाइड क्या है, NIAB साइन थीटा। वो क्या होगा, के अल्फा। याद करो स्प्रिंग को खींचते थे क्या होता था, KX, और यहाँ एंगल की बात हो रही ट्विस्टिंग की तो के अल्फा। थीटा 90 रख देंगे क्योंकि मुझे मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, और कैसा चाहिए, कांस्टेंट। यहाँ से हम लोगों ने अल्फा निकाल दिया। अल्फा को बोलते हैं एंगुलर डिफ्लेक्शन, रट लो इसको। अल्फा बहुत जगह यूज होगा, NIAB बाई के है टॉर्शनल कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक वर्ड है, कभी आपको दिख सकता है, ये डायग्राम NCERT का ये वाला बना के आप आओगे, ठीक है। ये आपकी कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। फिगर ऑफ मेरिट दिख सकता है, वैसे पूछा जाता है, मान लो दिख जाए तो G बराबर होता है I बाई अल्फा। बस इसको रटे रहना कि फिगर ऑफ मेरिट क्या है। अब आगे देखिए, सबसे पहला सवाल कि एल्यूमिनियम फ्रेम क्यों, फिर फॉस्फोर ब्रॉन्ज भी क्यों लेते हैं, फिर है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए, फिर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं। 4 इंपॉर्टेंट सवाल है। एल्यूमिनियम फ्रेम इसलिए लेते हैं, जरा सोच के देखो कि स्प्रिंग को खींच के छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे डैम्प करेगी, वो एकदम से सडन ऐसे आपने लगाया, ट्विस्ट ट्विस्ट छोड़ दोगे तो ऐसे 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 करके बंद होगी। तो ऐसे ऐसे करके बंद ना हो, इसलिए हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे एक एल्यूमिनियम फ्रेम, जो कि एडी करंट से उसकी एनर्जी क्या करता है, खा पी जाता है। फिर आता है फॉस्फोर ब्रॉन्ज क्यों, क्योंकि अगर स्प्रिंग पे फोर्स, मतलब जब तुम्हारी टॉर्क लगाओगे तो अंदर स्प्रिंग के अंदर क्या होनी चाहिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक, और इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और रिस्टोरिंग टॉर्क आसानी से प्रोवाइड कर सकता है, इसको रट लीजिएगा। फिर है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे टॉर्क कैसा चाहिए था, मैक्सिमम। थीटा कितना होना चाहिए, 90, और टॉर्क कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। तो टॉर्क अगर कांस्टेंट चाहिए और मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो हम लोग कैसा मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, 90 वाला। फिर आगे देखो, हाउ टू क्रिएट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, उसके लिए हम लोग एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए। बहुत जरूरी है गैल्वेनोमीटर, प्लीज मेरी बात समझ ली। अब आ जाती है सेंसिटिविटी। देखो 2 तरह की सेंसिटिविटी होती है, एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक होता है करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है वोल्टेज बाई करंट, और अल्फा बाई वी। फिर से सुनो, बड़ा आसान है सेंसिटिविटी रटना। जो भी सेंसिटिविटी हो उसको अल्फा से अल्फा को डिवाइड कर दो। कहीं वोल्टेज सेंसिटिविटी थी अल्फा बाई वी, कहीं करंट सेंसिटिविटी थी अल्फा बाई आई, बस कुछ नहीं। और अल्फा की वैल्यू आप ऑलरेडी रट चुके हो, यहाँ पुट कर दो। कभी कभी घटिया सवाल पूछ सकते हैं कि इन सेंसिटिविटीज को बढ़ाने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, ये सब तमाशा आप लिख लोगे, ठीक है। एनीवेज अब आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन गैल्वेनोमीटर का 2 चीज में हो सकता है, एक होता है एम मीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। रटो पहले, एम मीटर में पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं शंट। वोल्ट मीटर में पैरेलल सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं हाई रेजिस्टेंस, ठीक। शंट बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है। तो देखो इधर, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ये रहा शंट। शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, शंट एक लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब मुझे बताओ, जब यहाँ से डिवाइस, यहाँ से एक करंट आ रही, ठीक है, ये करंट 2 जगह बढ़ जाएगी, यहाँ कितनी मान ले रहा है IG, यहाँ कितनी मान ले रहा है I माइनस IG। सिंस दोनों पैरेलल में हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो वोल्टेज क्या होगा, सेम। यहाँ भी IR और यहाँ भी IR क्या रहेगा, सेम। तो देखो उधर ऊपर IR क्या, नीचे क्या है, IG इंटू RG, IR। ये ऊपर क्या होगा, IR, I माइनस IG इंटू R, ये यहाँ से हमने शंट की वैल्यू निकाली, जो कि आप याद कर लीजिएगा, या नहीं भी याद कर पाते तो इसे मौके पर डिराइव कर लीजिएगा। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, सीरीज में हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक। तो वोल्ट मीटर का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, RG प्लस R, क्योंकि ये हाई है, इसका मतलब R प्लस RG गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ही ज़्यादा रहेगा, ठीक। लेकिन अगर शंट की हम बात करें, इस एम मीटर का रेजिस्टेंस हम लोग निकालें, तो एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा, शंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में, तो आपको पता ही होगा एक फॉर्मूला, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सिंस हम लोग जान रहे हैं शंट बहुत ही कम है, तो शंट बहुत ही कम है, तो शंट को नेग्लेक्ट कर देंगे नीचे, तो RG से RG कैंसिल हो जाएगा। तो जो एम मीटर का रेजिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली शंट के बराबर होगा। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होगा, शंट के। और शंट बहुत ही लो रेजिस्टेंस है, इसका एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा गैल्वेनोमीटर से। मैं फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूँ, शायद आपको समझ में ना आ रहा हो।
गैल्वेनोमीटर से ही एम मीटर बना सकते हैं, गैल्वेनोमीटर से ही वोल्ट मीटर बना सकते हैं। गैल्वेनोमीटर से जब एम मीटर बनाएंगे तो हम एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाएंगे तो सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। जो लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं शंट। शंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है, वहाँ से शंट निकाल लिया। वोल्ट मीटर में सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा अगर मुझे एम मीटर का पूरा रेजिस्टेंस चाहिए तो फॉर्मुला लगाया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक। जब हम शंट को नेग्लेक्ट कर देंगे RG से RG कैंसिल हो जाएगा, ये मैंने गलत लिख दिया। तो एम मीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, शंट के। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, R प्लस RG के, क्योंकि RG बहुत हाई है, सॉरी R बहुत हाई है, तो इसका मतलब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ देखो एम मीटर का रेजिस्टेंस किसके बराबर है, शंट के, इसका मतलब एम मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा किसके मुकाबले, गैल्वेनोमीटर। आई होप आप समझ पाओगे। 1 एम्पियर की डेफिनेशन ऑलरेडी बता चुके हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर 5 में। देखिए इधर चैप्टर 5 को अगर हम लोग देखें तो 3 तरह की सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। बहुत ही सिंपल बता दे रहा हूँ। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही फीबली मतलब वीकली, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, बहुत ही कम ताकत से रिपल होते हैं। पैरामैग्नेटिक अट्रैक्ट होते हैं, पी से पुल बहुत ही ईजिली, बहुत ही फीबली, बहुत ही कम ताकत से। फेरोमैग्नेटिक लोहा लंगड़, जो आप जान रहे हो, खट से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आई होप आप जानते हो कि लोहा लंगड़ तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, राइट। अब इनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखो मैंने आपको बता ही दिया। अब इस पे सवाल आया सीबीएसई में पिछले साल, गुरु देखो इसको। अगर यहाँ पे हमने एक मैग्नेट लगाया और ये डायमैग्नेटिक है, तो जैसे मैंने मैग्नेट लगाया तो देखो ये भाग गया, दूर भाग गया, दूर भाग गया, इसका मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक। यहाँ देखो जैसे मैंने मैग्नेट लगाया ये पास आ गया, इसका मतलब कैसा है, पैरामैग्नेटिक, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो झम्म से अट्रैक्ट कर लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिक। तो आई होप इस पे सवाल आया सीबीएसई में लास्ट ईयर, ठीक है, जो कठिन वाला सेट हम लोग मान रहे हैं। तब देखो एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना अगर इच्छा हो तो। आगे देखो साई एम का ग्राफ याद कर लीजिएगा। साई एम का ग्राफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पे 1 बाई होता है। और ये ग्राफ अगर ना याद हो ना तो छोड़ देना, मैंने ऐसे लिख दिया था। अब देखो आगे, अब मेन चीज आती है, ये टेबल बड़ा जरूरी है। इस टेबल पे ऑब्जेक्टिव सवाल दिख सकता है, असर्शन रीजन तमाम दिख सकता है। सुनो, साई होता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये मतलब क्या है, ये मेजर है कि मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे इधर सुनो, मेरे पास 2 मटेरियल, ये चुंबक लेके आए, चुंबक लेके आओगे तो ये जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो जो जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहा है इसका साई क्या होगा, बहुत ज़्यादा तेजी से रिस्पॉन्स कर रहा है, इससे कोई लेना ही देना, इसका साई बहुत ही क्या होगा, कम होगा, हो सकता है नेगेटिव हो, ठीक। तब देखो इधर डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड पर रिस्पॉन्स कर रहे थे, नहीं, तो उनका देखो नेगेटिव है साई। पैरामैग्नेटिक रिस्पॉन्स कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो देखो उनका 0 से थोड़ा सा बड़ा है, राइट। लेकिन फेरोमैग्नेटिक क्या वो गुरु ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स करते हैं, बिल्कुल, तो उनका 1 से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक। अब देखो रिलेटिव परमिबिलिटी, इसकी 0 से 1 होती है, इसकी 1 से 1 प्लस ई होती है। देखो एक रिलेशन याद कर लो, मैंने लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस साई। तो जरा देखो अगर हम इस पर 1 ऐड कर दें, ये तो क्या ये 0 से 1 हो जाएगा, ये भी 0 से 1 हो जाएगा। इस टेबल को प्लीज़ बहुत दिमाग में रखे रहिएगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है अल्टीमेटली ये दोनों चीज़, मतलब ये दोनों, ये तीनों, तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाँ ऐसा भी डायग्राम आ सकता है। अगर आप देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो मैग्नेटिक फील्ड को पसंद नहीं करेगा, क्या चल भाई बाहर से निकल। अगर पैरामैग्नेटिक है थोड़ा पसंद करेगा, भाई साहब आ जाओ। लेकिन अगर फेरोमैग्नेटिक है तो गुरु धर के खींच लेगा कि नहीं, एक भी बाहर नहीं निकलने देगा। इसको जूम करके अपने हिसाब से देखिएगा, मैं ही कर देता हूँ। देखो इधर यहाँ पर तो सब बाहर से निकल गई मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ी बहुत बाहर से निकली, यहाँ से एकदम नहीं निकली, तो इसे बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक। चैप्टर 5 में यही ज़रूरी था, इसके अलावा कोई और चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब देखिए आगे, अब आ जाते हैं चैप्टर 6 पे, लॉ ऑफ ईएमआई। देखो एक डेफिनेशन वैसे तो पूछी नहीं गई, लेकिन कभी पूछ लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो मैंने बहुत ही चालाकी से यहाँ पे आपको, अगर एनिमेशन याद हो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, आपको याद हो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। तो बेसिकली बी से किसी तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, करंट। तो कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लासरूम के जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लास करी उन्हें तो तुरंत याद हो गया, बट मान लो रैंडम कोई देख रहा है तो उसे समझ में आ जाना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ। और ईएमएफ कैसे क्या प्रोड्यूस होगी, करंट। तो बेसिकली किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या बना रहे हैं, करंट। एनीवेज, अब इस ईएमआई को गवर्न करने के लिए हमारे पास 2 लॉ है, एक है फैराडे लॉ, एक है लेंज लॉ। फैराडे लॉ के 2 लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। लेंज लॉ बेसिकली डायरेक्शन बताता है। फिर से समझ लीजिए, ईएमआई का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ, ठीक। अब देखो इधर 2 लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ बताता है कब बनेगा कब, और सेकंड लॉ बताता है कितना। फिर से सुनो, अगर पूछा जाए कब बनेगा तो बताओ कब बनेगा, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगा, ईएमएफ। सेकंड लॉ बताएगा कितना, मैग्नीट्यूड कितना। तो फैंसी डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, मैंने आपकी लैंग्वेज के लिए इधर उधर से नेट वेट से कॉपी करके लिख दिया। आप सुनो मेरी बात, ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -n टाइम d∅dt, n है नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब ये माइनस जो है, माइनस बताता है अपोजिशन, उस माइनस को बताने के लिए लेंज लॉ है। तो सुनिए मेरी बात, हमेशा ऐसा फ्लक्स चेंज होता है, जैसे मान लो हम लोग फ्लक्स चेंज कर रहे हैं किसी कॉइल में, ठीक।
किसी कॉइल में हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं, फ्लक्स। उस फ्लक्स के चेंज होने से क्या पैदा होता है, ईएमएफ। याद रखना ईएमएफ की हमेशा ऐसी डायरेक्शन होगी ताकि वो करंट का वो अपने चेंज को अपोज कर सके। तो मैंने डेफिनेशन लिखी है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज जिसने उसको प्रोड्यूस किया। मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स, जैसे मान लो मैं कैसे बताऊँ, मान लो ये कॉइल है, ठीक है, और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं, ठीक। तो जैसे मैग्नेट को ले जा रहे हैं इस कॉइल के पास, तो इसमें ऐसी करंट पैदा होगी ताकि इसी मैग्नेट को रोके, मतलब अपने ही कॉज को क्या करे, अपोज, ठीक है। प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि जरूरी है, लेंज लॉ की डेफिनेशन और फैराडे लॉ, आई होप आप समझ पाओगे। फिर आ गया है सेल्फ इंडक्शन। देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है, बहुत ही आसान है। देखो सेल्फ मतलब खुद, इंडक्शन मतलब कोई चीज इंड्यूस हुई। इंड्यूस क्या हुई, इंड्यूस करंट। तो देखो इधर, अगर इस कॉइल में तुम 3-5 करते हो, करंट को चेंज करने की कोशिश करते हो, फ्लक्स को चेंज करने की कोशिश करते हो, तो फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन चेंजिंग करंट इज प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। मतलब कि अगर तुमने यहाँ 3-5 किया तो इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, एक इंड्यूस करंट आएगी जो अपने ही चेंज को क्या करेगी, अपोज। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। फिर आ जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल में कुछ दिक्कत थी, वहाँ एक ही कॉइल में था, यहाँ पे इसमें छेड़छाड़ करी, इसमें तुमने करंट चेंज करी, तो दूसरे वाले में ईएमएफ पैदा होगा, दूसरे वाले में करंट चेंज होगा। तो अगर सेल्फ देखें, तुमने उसी कॉइल में छेड़छाड़ करी, तुमने करंट कम ज़्यादा करने की कोशिश करी, तो उसी में एक करंट, एक ईएमएफ पैदा हो गया जो उसी करंट को क्या करेगा, अपोज। म्यूचुअल में क्या होगा, फिर से तुमने करंट में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी तो दूसरी वाली कॉइल में क्या पैदा होगा, ईएमएफ, और वो क्या पैदा करेगा, करंट, राइट। इन सब के पीछे फैराडे लॉ और लेंज लॉ हैं। अब देखिए आगे, एसी जनरेटर भी अब आपको बता देंगे। देखिए 3 तरह की वैल्यू ऑफ करंट होती है, एक होती है आई एवरेज, एक होती है आई एवरेज, और हाफ साइकिल के लिए एक होती है आई आर एम एस, ठीक है। तो प्लीज़ रटे रहिएगा। आई आर एम एस का वैल्यू होता है I0/√2 0.707, ई आर एम एस E0/√2, मतलब कि पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दे तो उसे बोलेंगे आर एम एस। आर एम एस के कई नाम है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू, ये सब नाम है। हाफ साइकिल के लिए वैल्यू याद कर लीजिएगा, 2I0/π, 2E0/π, 2E0/π। प्लीज़ एवरेज, ये फुल साइकिल के लिए 0, हाफ साइकिल के लिए आर एम एस। तो इसको रटना है, इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। आगे देखिए इम्पीडेंस एंड रिएक्टेंस। देखो इम्पीडेंस, रिएक्टेंस ये सब नाटक है। बेसिकली सर्किट रेजिस्टेंस क्या ऑफर करता है, अपोजिशन क्या ऑफर करता है जब हम लोग एसी करंट लगाते हैं। जैसे इधर देखो, ये एसी करंट है लेट से, और यहाँ पे एक एलसीआर सर्किट है, मान लो ये एक एलसीआर सर्किट है, RCL, ठीक, और ये एसी वोल्टेज आपने अप्लाई किया। अब ये सर्किट कितना अपोजिशन ऑफर करेगा तीनों मिल के, उसे हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, डरना नहीं, ये तीनों मिलके, जरूरी नहीं तीनों, दो भी हो सकते हैं, कोई दो मिलके या तीनों मिलके जो सर्किट को ऑफर करेंगे, करंट को रोकने की कोशिश करेंगे, एक अपोजिशन ऑफर करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का फॉर्मूला जेड होता है, जेड मैं लिख दे रहा हूँ, जेड का फॉर्मूला होता है √R² + XC - XL का होल स्क्वायर। जेड इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस क्या है, सर्किट टोटल इफेक्टिव कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। अब आ जाता है रिएक्टेंस। देखो अगर यहीं पे केवल और केवल कैपेसिटर तुम लगा दो तो क्या कैपेसिटर करंट नहीं रोकेगा, रोकेगा। वो जो ऑफर करेगा उसे बोलते हैं एक्सी। अगर इंडक्टर लगा दो, वो जो ऑफर करेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सएल। इसके फॉर्मूले हम लिखे हैं, ये देखिए, एक्सी होता है 1/ωc, एक्सएल होता है ωL। ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। फिर से बता दे रहा हूँ, दो या दो से ज्यादा मिलकर रोके उसे बोलेंगे जेड। कोई नई चीज नहीं है। इम्पीडेंस एक्सी एक्सएल, कैपेसिटर अकेले रोके एक्सी, इंडक्टर अकेले रोके एक्सएल, इसे बोलते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस। फिर आ जाता गुरु, अच्छा यहीं पे मैं एक और चीज आपको बता दे रहा हूँ जो कि मैं आपको लिख के दे दूंगा, अभी लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। जेड का फॉर्मूला होता है √R² + XC - XL का होल स्क्वायर। अब बताओ, अगर मुझे जेड मिनिमम चाहिए, सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, तो अब इसलिए यही चीज जीरो होगी। तो इफ आई वांट जेड मिनिमम, जेड मिनिमम मुझे चाहिए तो XC - XL क्या हो जाना चाहिए, जीरो। यानी XC किसके बराबर हो जाना चाहिए, XL। XC XL की वैल्यू रखो तो ओमेगा यहाँ से निकल के आएगा 1/√LC। गुरु जब जेड मिनिमम होता है तो उसी समय करंट क्या होती है, मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम होती है उस स्टेट को बोलते हैं रीजोनेंस। रीजोनेंस। और जेड मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, XC - XL 0 रख दो तो जेड मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, R। इंपिडेंस क्लियर है, यस। सब लोग मिलकर करंट रोके या दो से दो ज़्यादा में रोके थे इंपिडेंस। अकेले के लिए रोके कैपेसिटर XC, इंडक्टर XL। जेड मिनिमम कब होगा, XC - XL 0। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है, R। अगर जेड मिनिमम है तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम। अगर कभी पूछ लिया जाए मैक्सिमम करंट क्या होगी, करंट का फॉर्मूला तो वैसे भी V/Z होता है। करंट का फॉर्मूला तो वैसे भी V/Z होता है। अगर कैपेसिटर अकेले रोके तो V/XC, इंडक्टर अकेले रोके तो V/XL, रजिस्टर अकेले रोके तो V/R। जेड मिनिमम है तो करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अगर करंट मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, बताओ बताओ बताओ। जेड का फॉर्मूला था √R² XC - XL का होल स्क्वायर। क्या वो जीरो हो गया तो जेड की वैल्यू R। क्या आई मैक्स की वैल्यू V/R होगी, यस यस यस।
ग्राफ पूछते हैं रेजोनेंस में आई वर्सेस ओमेगा का, तो ये होता है ग्राफ ऐसा, बस अब बना के दे दूंगा। अब सुनो एक और बात सुनो ढंग से, अगर कल को आपसे पूछ ले आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, तो वी बाई आर, इस ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1/√LC रेजोनेंस। तो अगर मैं एक और ग्राफ यहाँ बना दूँ, तो अगर मैं आपसे पूछूँ 1 और 2 में कौन रेजोनेंस है, दोनों रेजोनेंस है, लेकिन अगर देखो तो आई मैक्स की वैल्यू याद है हम लोग को, आई मैक्स की वैल्यू क्या थी V/R, तो बताओ आई मैक्स किसका ज़्यादा, 1 की 2, अब इसलिए 1 का ज़्यादा यानी 1 का रेजिस्टेंस क्या होगा कम, यानी R1 विल बी लेस देन R2, सवाल ताबड़तोड़ बन सकता है। रेजोनेंस भी मैंने क्लियर कर दिया, रेजोनेंस में ऐड कर दूंगा PDF में। अब आ जाता है ट्रांसफार्मर हम हमारे इंजीनियर तो आपस में बात करते हैं, ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो वोल्टेज से खेल सके, घटा भी सके बढ़ा भी सके। इंपॉर्टेंट बात है AC पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता। ट्रांसफार्मर AC पे काम करता है, DC पे काम नहीं करता, ठीक। अब देखो ट्रांसफार्मर का फिनोमिना क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर का फिनोमिना क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन। इफ समबडी आस्क्स ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्क्स, यू विल ऑलवेज से म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। अब देखो कुछ ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं जो कि हम आपको रटवा दे रहे हैं, हम बता नहीं रहे। फ्लक्स लीकेज होता है, रेजिस्टेंस होता है, एडी करंट होता है, हिस्टेरिसिस, हमिंग। प्लीज़ इसको रट लीजिए, टाइम नहीं है, हम बता देते हैं। अब आपको ट्रांसफार्मर की थोड़ी डेरिवेशन बता देते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखिए इधर जगह है क्या, देखो ट्रांसफार्मर में बेसिकली दो कॉइल होती है, ये होती है कॉइल 1 और ये है कॉइल 2। इसको प्राइमरी बोल देते हैं, इसको सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी होता नहीं, जहाँ करंट पास करो प्राइमरी, ये तुमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे मान लो EP और यहाँ पे इंड्यूस EMF होगा ES। क्या ये ऑब्वियसली एक में फ्लक्स चेंज करोगे तो दूसरे में करंट आएगी, उसे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो इधर EP बराबर क्या हो जाएगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, E बराबर क्या होता है -N टाइम dφ/dt। तो बताओ EP बराबर क्या हो जाएगा -NP dφ/dt, क्योंकि फ्लक्स चेंज दोनों में सेम रहेगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर हम लोग मानते हैं, ठीक। सेकेंडरी में क्या हो जाएगा -NS dφ/dt। अब बताओ दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो EP/ES बराबर क्या हो जाएगा NP/NS, ठीक है। प्राइमरी में EMF अपॉन सेकेंडरी में EMF इक्वल टू प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू सेकेंडरी। यहाँ से देखो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला पता चल गया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो EMF भी बढ़ सकता है। यानी अगर मुझे सेकेंडरी कॉइल में बहुत हाई वोल्टेज चाहिए तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स उसमें बढ़ा दूँ तो सेकेंडरी कॉइल में बहुत ज़्यादा हाई EMF हमें मिल जाएगा, राइट। एनीवेज ठीक है, एक और चीज़ आपको यहीं बता देते हैं लगे हाथ, AC जनरेटर हम लोग देख लेते हैं यार। देखो ये AC जनरेटर है आपका, डायग्राम अपना खुद बना लेना। आप सुनो मेरी बात, इस पर सवाल था लास्ट ईयर। देखो इधर कोई भी चीज़ हो चैप्टर 7 में, वो सब चीज़ें किस पे बेस्ड होंगी, -N टाइम dφ/dt पे, राइट। अब सुनना मेरी बात, फाई क्या होता है BA cos थीटा। अब तो जो जनरेटर खरीद के लाओ, क्या चुंबक रोज चेंज कर दो, नहीं। क्या कॉइल रोज खोल के चेंज कर दो, नहीं। यानी क्या चेंज हो रहा है, थीटा। अब याद करो सर्कुलर मोशन में थीटा को क्या लिख सकते हो, ω/t, आपको याद होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूँ BA cos ω/t, ठीक। अब बताओ चुंबक और एक चेंज कांस्टेंट बाहर कर दो तो -NBA, अंदर क्या बचेगा d/dt ऑफ cos ω/t। cos ω/t का डेरिवेटिव सभी लोग को पता होगा, तो वो क्या हो जाएगा sin ω/t। तो NBA sin ω/t और ओमेगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और माइनस माइनस प्लस, तो EMF क्या आ गया NBA ओमेगा sin ω/t। क्या ये कोई घड़िया डेरिवेशन, बिल्कुल नहीं। डायग्राम बनाया, एक जनरल फॉर्मूला लगाया, -N टाइम dφ/dt, फाई की वैल्यू रख दी, BA cos थीटा, डिफरेंशिएट कर दिया, समाप्त हो गया, राइट। तो अगर मैं आपको बता दूं गुरु, इफ आई टेल यू चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर हो गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर हो गई। ओ सर ये नहीं कराया सर, वो डेरिवेशन हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। इस वीडियो को देखिए, एक दो बार घुमा फिरा के देखिए। मैं मानता हूँ कि शायद म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन का फील ना है, लेकिन मैं फील का टाइम नहीं है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वे निहाल सिंह इज टीचिंग। आप ऑलरेडी अगर मैं उससे क्लासरूम में पता है, आपको पता है कैसा मैं पढ़ाता हूँ, बट प्लीज़ मेरी बात समझने को, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल वे, वी डू नॉट हैव टाइम। एक दो बार इस वीडियो को देखिए। और अगले चैप्टर 8 में आप सोच रहे हो 8 में क्या है, उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट और कुछ चीज़ें रटने वाली। डिस्प्लेसमेंट करंट मैं आपको डेरिवेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बता पाऊंगा। तो वॉल्यूम 1 की हमारी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज कवर हो गई। प्रोबेबली कल दूसरा वीडियो डाल देंगे। एनीवेज थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स, ऑल द बेस्ट। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होगे।